नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आज कम जमीन और भूमिहीन किसानों की संख्या देश में अधिक है। ऐसे किसानों के लिए ऐसे कई व्यवसाय हैं जिसे खेती के साथ करके अच्छी आमदनी ली जा सकती है, जिसमें बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, दुधारू पशुओं का पालन जैसे कई व्यवसाय शामिल हैं। आज आपको लेकर चलते हैं झारखंड के रांची जिले के एक गांव कटहर टोली में और मिलवाते हैं एक जागरूक महिला सरिता देवी से, जिन्होंने डेयरी व्यवसाय से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है और अपने जीवन में खुशहाली लाई है। जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मेरी पढ़ाई इंटर तक ही है और इसमें कुछ काम नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब गौ पालन में ही अपना रोजगार कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी गांव से हूँ और मैं 2015 से ही गाय पालन के बारे में जानी और मैं एक ही गाय ली थी, जिससे मैं मतलब दूध के बेचने लगी। बगल में ही लोकल में ही दूध बेचते बेचते फ़ायदा होने लगा तो मैं और गाय बढ़ाने लगी। भूमिहीन और कम भूमि वाले किसानों की देश में संख्या अधिक है, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे किसानों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन बहुत कम किसान ही इसका सही लाभ ले पा रहे हैं। इसके विपरीत हमारे बीच मौजूद सरिता देवी एक ऐसी महिला है जिनके पास बहुत थोड़ी जगह है, जिस पर डेयरी फार्मिंग कर रही हैं, जिसके लिए इन्होंने कोई सरकारी सहायता नहीं लिया है। भैंस अभी मेरे पास 2 है और गाय है 12, उसमें एक सांड है। इसमें अभी 3 गाभिन है और 3 अभी दूध दे रही है, जिसमें मैं शाम सुबह में 25 लीटर दूध अभी बेचती हूँ और 45 रुपये के रेट में अभी बेच रही हूँ। मैं दूध बेचती हूँ तो बस ये गांव के ही लोग, बगल में ही मेरा दूध बिक जाता है और दुकान में भी दूध मिठाई के लिए ले जाते हैं तो 15 लीटर दूध डेली ले जाता है और इसी से मेरा बेनिफिट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसे और बढ़ाना चाहती हूँ जिससे और बेनिफिट ज़्यादा हो इसमें। बता दें कि 2015 में शादी के बाद ससुराल आई सरिता ने एक देशी गाय खरीदा और आज इनके पास 15 मवेशी हैं। वही 15 मवेशियों में 3 गर्भित पशु हैं और 3 दूध दे रही हैं। बाकी पशुओं में एक सांड और बछिया पड़िया है। वर्तमान में 3 पशुओं से दूध मिल रहा है, जिससे रोज 25 लीटर दूध मिलता है और 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचती हैं, जिससे रोज दूध से 1125 रुपए की आय हो रही है। जहां तक खर्च की बात है तो खान पान में धान का पुआल, हरा चारा और थोड़ी मात्रा में दाना मिश्रण खिलाती हैं, जिस पर प्रतिदिन लगभग 500 से 700 रुपए खर्च होते हैं और 300 से 500 रुपए का मुनाफा दूध उत्पादन से हो रहा है। इसके अलावा ये सांड का भी पालन कर रही हैं, जिससे खुद के पशुओं के अलावा गांव और आसपास गांव के लोग अपने गायों का गर्भाधान कराते हैं। इससे भी इनको अच्छी आय होती है। यही नहीं, इन्होंने बकरी पालन भी किया है, इससे भी अधिक मुनाफा हो रहा है। और उसी में से मैं बकरी पालन भी की हूँ, जिससे उससे भी बेनिफिट हो रहा है। बकरी अभी बकरी रखे हैं 3, उसे आमदनी का 20,000 तक का हो जाता है साल में। इस 8 रखे हैं, उसमें आस पड़ोस के लोग आते हैं बगल से पाल खिलाने के लिए, तो उससे भी मेरी आमदनी हो जाती है। अपने मवेशियों का ये खास ख्याल रखती हैं। इनके आहार में ये खनिज लवण का भी प्रयोग करती हैं, जिससे पशुओं का हेल्थ अच्छा रहता है। यदा कदा पशुओं के बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज करा लेती हैं और पशुओं में घातक बीमारियों जैसे गलघोटू, लंगड़ी, बुखार और खुरपका, मुंहपका से सुरक्षा के लिए जरूरी टीका भी लगवाती हैं। गाय को चारा में दर्रा, चोकर, मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, हरा चारा, और बीमार होने पर पशु डॉक्टर को बुलाते हैं। अपने से जितना हो सके उसको करते हैं अपने से। गाय का साफ सफाई करते हैं जिससे वो बीमार ना हो
और मेरे पति भी साथ देते हैं इसमें, और मेरे ससुर भी हैं वो भी देते हैं साथ। गौ बीमार होने से जैसे हम लोग उसको क्या बोलते, चपका हो जाता है, तो जो तो उसमें लहसुन और ये नमक को उसके गले में बाहर से उसको मालिश करते हैं हम लोग, जिससे खाने में उसको तेल में, सरसों तेल में मिला के इसको करते हैं तो उसको थोड़ा सा आराम होता है, खाने में उसको दिक्कत नहीं होती है। बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर को ही बुलाते हैं। अभी तो गाय को अपने से ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ धोते हैं, गोबर साफ करते हैं, उनका मल मूत्र झाड़ू सब साफ सुथरा रखते हैं उसको, जिससे कि बीमार ना हो। मैं गौ पालन करके मैं बहुत खुश हूँ और इससे मैं आगे और बढ़ना चाहती हूँ। अगर सरकार मुझे मदद देगी तो मैं इससे और भी अच्छा कर सकती हूँ। प्रदेश में बारिश की अस्थिरता बनी हुई है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं अभी भी किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिन क्षेत्रों में 1-2 बार बारिश हो चुकी है वो अभी भी अरहर की उन्नत किस्मों का चयन कर बोनी कर सकते हैं। तो चलिए अरहर की बुआई विधि और फसल प्रबंधन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश कुमार से। सर्वप्रथम जिन किसानों ने अभी अरहर की बुआई कर ली है, क्योंकि हमारे बिहार में करीब जून के एंड सप्ताह से ही हमारा अरहर की बुआई करना स्टार्ट हो जाता है, तो जिन किसानों ने अपने अरहर की बुआई करना स्टार्ट कर दी है उनके लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीड मैनेजमेंट की, क्योंकि बरसात हो रही है और उसमें घास का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। तो यदि समय रहते हुए अगर हमने जैसे कि अगर हम कल ही परसों हमने सोइंग करी है, यानी कि सोइंग के 3 दिन के बाद यदि हमने पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दिया 3 ml प्रति लीटर हिसाब से, तो हमारे घास का हमारा जो है दिक्कत नहीं आएंगी। मानसून आते ही अरहर की बुआई किसान शुरू कर देते हैं और ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी बुआई बड़ी लापरवाही से करते हैं, जिससे फसल में घास, कीट और बीमारियां फैलने लगती हैं, जिससे फसल खराब भी हो जाती है। इसलिए घास से फसल को बचाने के लिए खेत की तैयारी ठीक तरह से करें। वही बुआई के 1 से 2 दिनों के अंदर खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। और अगर आपकी फसल 20 से 22 दिन की हो गई हो और फसल में घास अधिक है तो इमेजा थापर खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। साथ में यदि हम टाइम पे एक महीने में निराई गुड़ाई करें, क्योंकि अरहर में बारिश की वजह से घास बहुत ज़्यादा आती है, मोथा बहुत ज़्यादा आता है, जिसका कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें हाथों से ही निराई गुड़ाई महीने में 1 बार करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अरहर की बुआई नहीं की है तो खेत में सही नमी होने पर बुआई अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय उन्हीं किस्मों की बुआई करें जो तैयार होने में अधिक समय लेती है। अभी हमारे पास समय है और जिन्होंने पछात खेती करना चाहे अरहर की, उसमें बहुत सारी किस्में हैं। खासतौर से हमारे जो पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी है राजेंद्र अरहर 1, और एक फैजाबाद की यूनिवर्सिटी वो है नरेंद्र अरहर 2। साथ साथ एक बाहर वैरायटी है जो कि आपकी 260 से 270 दिन की वैरायटी होती है, और टाइप 7 और टाइप 17 है। ये करीब 260 से 270 दिन की वैरायटी है और जिनकी औसत उपज कहा जाए 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। साथ में इसकी आप किसान जो है पूरे जुलाई महीने में आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। सोइंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, नॉर्मली हमारे अरहर के खेत में हमारा जमीन ऊंची होनी चाहिए, परंतु जिन किसान के नीची है वो वहाँ पे रेज बेस्ड प्लांटर से, यानी कि मेरे बात करके अपने आरी बात के वहाँ पे आप लोग अरहर की खेती कर सकते हैं। हमें अरहर की बुआई करने से पहले हमको देखना चाहिए, अगर हम उसका बीज का उपचार कर दें। बीज को उपचारित करने के लिए हमें सबसे पहले जो है 4 से 5 ग्राम हमारा जो बायोफंजिसाइड होता है, जिसको हम लोग किसान बंधु ट्राइकोडर्मा जानते हैं, तो उससे यदि उपचारित कर देते हैं तो हमारा उपज बढ़ जाता है। साथ में हम लोग राइजोबियम कल्चर का उपचार करना चाहिए। अरहर की खेती करने के लिए जो आपका रो टू रो डिस्टेंस होनी चाहिए वो अभी करीब 50 से 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी आपकी मेंटेन करनी चाहिए जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर किसान बंधु इन पॉपुलेशन डिस्टेंस को, ये जो हमारे रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट है, यदि इसको मेंटेन करता है और रेज बेस्ड प्लांटर से यदि वो खेती करता है तो उसकी यील्ड जो होती है वो 25% ज़्यादा बढ़ जाती है। रेज बेस्ड प्लांटर से लगाने से हमारा एक फायदा ये होता है कि एक ही समय में धान अरहर का बीज और खाद एक समय में मिल जाता है, और इसमें जो है जो रिकमेंडेशन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कही गई है वो है 20 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अरहर जो है लेग्यूमिनेसी प्लांट है, उसके जड़ों में जो है रूट नोडुल पाए जाते हैं और जिनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह नाइट्रोजन की इसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो 20 किलो नाइट्रोजन को आप जो है
2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। 10 किलो आप सोइंग के टाइम डाल सकते हैं डीएपी के मात्रा के थ्रू, और 10 किलो आप छोड़ दीजिए। उसका जब 2 महीने का जब प्लांट हो जाए तब आप ये 10 किलो नाइट्रोजन जो है एज ए टॉप ड्रेसिंग प्लांट टू प्लांट या बैंड प्लांटिंग के तौर पे आप अरहर के खेत में दे देंगे। अरहर में रोगों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, जिसके कई कारण होते हैं, लेकिन बुआई के समय कुछ उपायों को करके रोगों की संभावना को बहुत कम की जा सकती है। जैसे ऐसी किस्मों का चयन करें जिनमें रोग कम लगते हो। ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अरहर के साथ सफसली खेती करें, जिसमें अरहर के साथ तिल, बाजरा, ज्वार या मूंगफली ले सकते हैं। फसल में जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखें। फसल में कई कीट भी लगते हैं। शुरुआत में लगने वाले कीट जैसे पत्ती लपेटक या बीटिल फसल को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते, और अगर फसल में खरपतवार नहीं है तो इन कीटों का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन फली बेधक और फली बेधक मक्खी इस फसल के लिए बहुत ही घातक होती है, इसलिए फूल आते ही इन उपायों को अपनाना शुरू कर दें। किसान बंधु अपने खेत में प्रति हेक्टेयर ज्यादा नहीं 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप आते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो है नॉर्मली एक तरह का फेरोमोन्स होता है, जिससे क्या है कीट जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यदि किसान बंधु अपने खेत में प्रति हेक्टेयर 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें देखिएगा कीड़े जो आएंगे फंस जाएंगे। जो कीड़े फंस जाएंगे तो उसका कंट्रोल इजीली हो जाएगा, परंतु कीड़े आपके बहुत ज्यादा होने लगे तब इसका फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके साथ हम जो है 2 अलग तरीके, एक ऑर्गेनिक तरीका है, एक इनऑर्गेनिक तरीका है। किसान बंधु के आपने देखा होगा घर के पास नीम होता है, नीम के जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल आप करिए। 12 से 15 किलोग्राम नीम का बीज लीजिए, उसको सुखाइए, उसको पीसिए और उसको करीब 25 लीटर पानी में घोल दीजिए। साथ में आधा किलो साबुन लीजिए और उसको घोल दीजिए, और इसको पूरा एक ये स्टॉक सोल्यूशन होता है, इसको पूरा घोल के आप 250 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको जब प्रति हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव कर देंगे तो अरहर में लगने वाली जितनी बीमारियां होती हैं, खासकर जो कीट व्याधि से होती है, वो सारी बीमारियों का उपचार हो सकता है। परंतु यदि अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, यदि केमिकल की बात करी जाए तो एक डाइमेथिएट होता है। डाइमेथिएट एक आपका इंसेक्टिसाइड है जो कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपके अरहर में रोग वगैरह कम लगेंगे। अगर किसान बंधु इन सभी का आप पालन करते रहेंगे तो जो अर्ली वैरायटी जो आपके अभी लग चुकी है उसमें भले 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड आती है, परंतु ये जो देर से पकने वाली वैरायटी है उसे करीब 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड आपकी जरूर सुनिश्चित की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती बड़े एरिया पर की जाती है और बहुत से किसान इसकी खेती रोपा विधि से करते हैं। लेकिन धान का रोपा लगाते समय आमतौर पर मजदूरों की समस्या देखने को मिलती है। अगर किसान धान की रोपाई यंत्र के द्वारा करें तो इस समस्या से बच सकते हैं। आइए धान रोपाई यंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। जी, जैसा कि किसान भाई हम लोग देख रहे हैं कि धान लगने की समय आ गई है और धान के लिए जो हमारे जो भारतवर्ष में यंत्र है वो हमारा है, एक तो 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर है, 4 रो वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर है, और तीसरा हमारा ड्रम सीडर है जिससे कि हम लोग करते हैं, और वो 4 रो एक मैनुअल ऑपरेटेड राइस ट्रांसप्लांटर भी है जिससे कि हम लोग धान की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो 4 रो और 8 रो और वॉक बिहाइंड जो हमारा पैडी ट्रांसप्लांटर है उस पे हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं वो डेपोग मेथड से तैयार करते हैं, वो पन्नी पे तैयार करते हैं, और पन्नी पे तैयार करने की विधि आप लोग जान रहे होंगे। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है।
खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रुपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रुपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। एक मैट टाइप नर्सरी बना लेते हैं और वो नर्सरी को हम लोग 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर हो या 4 रो वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर है या फिर 4 रो मैनुअल ऑपरेटेड राइड ट्रांसप्लांटर है, उस पे हम लोग काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं सीधे। आप देखेंगे मैट टाइप नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, उसके जो नीचे जड़ में गुच्छे बने रहते हैं उसको उठा करके हम लोग उस पर काटते जाते हैं, स्लाइस फॉर्म में काटते हैं। स्लाइस फॉर्म में काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं। ट्रे में डालने के बाद हम लोग कदुआ, जैसे हम लोग पुरानी विधि से कदुआ करते हैं जमीन का, वैसे कदुआ कर लेते हैं। कदुआ करने के बाद उसमें हम लोग जो ट्रांसप्लांटर पे बिजरा को रख लेते हैं और एक ट्रे भी बना रहता है जिसपे कि ट्रांसप्लांटर रोपने के लिए अलग रखना है और कुछ रख लेते हैं कि जैसे खेत के बीच में अगर ख़त्म हो गया तो हम लोग वहाँ से उसको डाल लेते हैं। और आप करीब 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आप कदुआ किया हुआ खेत में चलाएंगे। इससे हमारा आराम से बुआई, इससे हमारा रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करता है, जिससे कि हमारे जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी होती है। और हमारे किसान भाई जो अभी श्रम जो लगता है वो इस पे करीब 40 से 50% तक हम कम कर सकते हैं। ये मशीन के द्वारा अगर हम बुआई करते हैं तो हम श्रम पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रुपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रुपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रुपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप चला लिए तो उसकी रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप खेत में बुआई करके आते हैं तो आप अगर सीधी तरह, अगर आपके पास कुआं है या फिर नहर है जहाँ भी है, तो आप बाल्टी से पानी लेकर के सीधी तरह उस पर मार दें, जिससे कि मिट्टी को हटा दें। मिट्टी को हट जाने से क्या होता है, मिट्टी में नमी रहता है। नमी के कारण हमारा जो 8 रो राइडिंग ट्रांसप्लांटर है उसमें रबर का पैड रहता है, वो हमारा खराब होने का डर रहता है। अगर आप मिट्टी उस पर हटा दिए, धो दिए अच्छी तरह से, तो हमारा ट्रांसप्लांटर है वो अच्छी तरह रहेगा। और वो जब उसको रखने की बात आती है तो मोबिल कपड़े में लपेट लें, जड़ा हुआ मोबिल रहे और पूरी मशीन पे लगा दे, जिससे कि हमारा जो नमी, हवा में नमी बहता है वो हमारा काफ़ी हद तक उसमें जंग ना लगेगा और हम सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं। इस पे काफ़ी सब्सिडी हमारी सरकार ने दे रखी है, केंद्र सरकार ने भी इस पे काफ़ी कुछ सब्सिडी दे रखे हैं। और अगर आप किसान भाई अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो हमारे नज़दीक के जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ से पता करके आप ले सकते हैं और इसका व्यवहार कर सकते हैं। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कल्याणपुर, जिला गोपालगंज के कृषक ब्रज किशोर ने। ये बकरियों में पीपीआर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रज किशोर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है।
ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी, जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि खाना पीना बंद कर देती है। और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है, जिससे कि अपने बकरी पालक को अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष पीपीआर का टीका दिलवाई जाती है। तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें। 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी के नीचे पड़ती है। इस तरह से सभी बकरी को एक एक करके आपको वैक्सीन दे देनी है 2 घंटे के अंदर में। टीका जो होती है एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कम से कम 2 घंटा तक अपने बकरी को धूप में नहीं जाने दें, आराम से रहने दें घर पे ही। 2 घंटे के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी जरूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 दिन तक उसको पिलाते रहना है, उसके बाद ही टीका देनी है। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।